हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हरियाणा के सरकारी कार्यालय में प्रदेश की जनता से संबंधित विवादों का समाधान कम से कम मानव हस्तक्षेप से हो, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विवाद आपका समाधान हमारा नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इस कड़ी में सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल की ओर से अहम भूमिका निभाई जा रही है। चंडीगढ़ मुख्यालय से सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल की जानकारी हर आमजन को आज है और लोग अब इस प्रणाली पर अपना विश्वास जता रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच का नतीजा है कि हरियाणा को अपने यहां सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान चौटाला ने बताया कि केंद्र की पद्मा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूल पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस मौके पर विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकार ने कहा कि अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर बच्चों को पास होने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 2 माह एक्स्ट्रा कक्षा में होकर पुनः परीक्षा देनी होगी और इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने खास बातचीत की। प्रदेश सरकार ने 5वीं और 8वीं जमात की परीक्षाएं पास करने के नियम जो हैं दोबारा बना दिए हैं। यदि बच्चे इसमें अनुत्तीर्ण रहते हैं तो उन्हें 2 माह के भीतर अपनी परीक्षाएं पास करनी होगी, अन्यथा वे क्लास उसी में रहेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल, उनसे जानेंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो नई व्यवस्था की है 5वीं और 8वीं की, बीच में खत्म कर दी गई थी और परीक्षाओं का जो है दबाव नहीं था बच्चों पर, अब ये दोबारा फैसला वापस क्यों लेना पड़ा? देखिए, उसके दुष्परिणाम सामने आए और इस प्रकार की बहुत बड़ी संख्या में कंप्लेंट आई कि बच्चों को कुछ आता नहीं है और उसके बाद भी वो क्लास आगे उनको अगली क्लास में भेज देते हैं। तो उसके लिए कोई एक चेक होना कि भाई इस प्रकार से जिस क्लास में है उस क्लास का स्टेटस उन बच्चों का होना ही चाहिए इस प्रकार का। तो उसके लिए कि इससे बच्चों के ऊपर भी एक दबाव बनेगा और वो तैयारी करेंगे उस प्रकार की कि उन्हें इस क्लास को पास करना है। तो उस प्रकार से निर्णय लिया गया है। ये पहले फैसला लिया गया था, तो पहले आपको लगता है क्यों ऐसा फैसला लिया गया? देखिए, पहले जो जिस प्रकार से कई विदेशों की तर्ज पे भी कुछ इस प्रकार की बात आई है, किस प्रकार से बात आई और उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को फेल किया ही नहीं जाएगा। तो उसके और मैं समझता हूँ कि कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसका निर्णय जब लेते हैं उसके बाद ही पता चलता है उसके रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। मैं नहीं समझता कि उन्हें भी किसी गलत भावना से वो फैसला लिया होगा। उस टाइम वो लिया, लेकिन उसके जो परिणाम आए वो सामने जब आए तो वो परिणाम जो थे वो अच्छे नहीं थे। मतलब जरूरत इस बात की थी कि कहीं ना कहीं एक टेस्ट छोटा मोटा बच्चों का होना चाहिए ताकि बच्चे तैयारी करके टेस्ट दें और उतनी योग्यता रखते हो जिस क्लास को पास करें उसके क्लास की। आपको ये नहीं लगता कि खासकर इस समय में जब कोरोना काल चल रहा है बच्चे दबाव में आएंगे? नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है बच्चों के ऊपर। वो पेपर भी उसी प्रकार से, जैसी परिस्थितियां हैं पेपर भी उसी प्रकार से होंगे बच्चों के। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर बिल्कुल अलग टाइप के से होंगे और बच्चों की तैयारी अलग टाइप से होगी। तो जैसी तैयारी है बच्चों की, क्योंकि जो सामान्य परिस्थितियों में जिस प्रकार की तैयारी होती है वैसी तैयारी तो बच्चों की है नहीं। ऑनलाइन हम उतना कुछ नहीं कर सकते जितना सीधा स्कूल लगेगा उसमें कर सकते हैं। तो पेपर भी उसी हिसाब से लिए जाएंगे बच्चों पर, लेकिन इसलिए कि बच्चे तैयारी तो करें। सर दूसरा ये बताएं, क्योंकि जनवरी जो है लगभग जा चुका है और कोरोना इस समय पीक पर है, जो तीसरा फेज है, ओमिक्रॉन भी है, परीक्षाएं होनी हैं, परीक्षाओं को लेकर क्या तैयारी है? क्या ऑफलाइन रहेंगी या ऑनलाइन रहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी 2 दिन से मीडिया में इस प्रकार की बात आई है कि कोरोना के पेशेंट काफ़ी घट रहे हैं। अगर स्थिति सामान्य होगी तो फिर आपने सुना कंवरपाल जी ने हर विषय पर, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर
किसानों के राजनीति में हिस्सा लेने की बात हो या चुनाव में हिस्सा लेने की बात हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पता लग जाएगा नतीजे देखकर कि कितने लोग उनके साथ हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश। हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 8,388 नए केस सामने आए हैं। इसके बावजूद सरकार ने कई चीजों में ढील देनी शुरू कर दी है। नए नियम के तहत अब राज्य में शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके पहले हरियाणा में शाम 6 बजे तक शराब की दुकान खोलने की अनुमति थी। गौरतलब है कि हरियाणा में शराब के व्यापारियों ने सरकार से दुकान खोलने के समय को बढ़ाए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि शराब पर 6 बजे के बाद से प्रतिबंध के कारण उनके व्यापार में घाटा हो रहा है, इसीलिए दुकान खोलने के समय को बढ़ाया जाए। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने कोविड संबंधी प्रतिबंधों को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए जिम और स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर अंबाला में कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसमें आज अंबाला शहर नगर निगम के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए, जिस पर उपनगर आयुक्त अमन ने बताया कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें 90 में से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिस पर उन्होंने एहतियात के तौर पर वीरवार और शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अगर किसी को जरूरी काम है तभी लोग कार्यालय में आएंगे। तो साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि वे अब अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि नगर निगम के कर्मचारी ऑफिस में बैठकर ही उनका काम करेंगे। निगम के कर्मचारियों के हमने सबके टेस्ट कराए थे कोविड के रिगार्डिंग, तो उसमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। लगभग 90 में से 50 लोग पॉजिटिव हैं। तो इसलिए हम एहतियात के तौर पे 2 दिन के लिए वीरवार और शुक्रवार जो है पब्लिक के लिए कार्यालय बंद कर रहे हैं। जिन भी अधिकारियों को कोई स्पेशल वर्क होगा वो सिर्फ कार्यालय में आएंगे, बाकी सबके लिए कार्यालय बंद रहेगा। हमारे सभी काम जो है आजकल ऑनलाइन है और ऑनलाइन जनता से अपील है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें और हम जो हैं ऑफिस में बैठ के उनका काम करेंगे। और क्योंकि कोविड का दौर है, एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में 75 हरियाणा वासियों को नौकरी देने के आदेश जारी किए, जिस कारण फैक्ट्री मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यमुनानगर जिले में प्लाईवुड इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान है। इस इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कई प्रदेशों से आए कामगार काम करते हैं। हरियाणा के युवा भी इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से उद्योगों में 75 हरियाणा निवासियों को नौकरी देने को लेकर भी उद्योगपति सहमत नहीं। उनका कहना है कि उद्योगों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। फिलहाल वो उतनी संख्या में हरियाणा में नहीं है। पहले सरकार विशेषज्ञ तैयार करें, उसके बाद फैक्ट्री मालिक खुद उन्हें अपने उद्योगों में जगह देंगे। हरियाणा कानून लाई है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, पर इस कानून में भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसमें स्किल लेबर की ज़रूरत आवश्यकता है, प्रोफेशनल लेबर की ज़रूरत है, जो कि हमें नहीं लगता कि वो स्किल होंगे, प्रोफेशनल होंगे, हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करने वाले होंगे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री मेटल इंडस्ट्री है, इसमें स्किल लेबर की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कानून गवर्नमेंट का सक्सेस होगा। पर हम इसका स्वागत करते हैं अगर गवर्नमेंट उन्हें प्रैक्टिस दे, स्किल बनाए, उसके बाद ये सक्सेसफुल होगा। प्लाईवुड इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री है। मेटल इंडस्ट्री में सारा स्टेनलेस स्टील का, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, सारा पेंसिल्स बनता है यहाँ पे। और प्लाईवुड इंडस्ट्री में सारा प्लाई बोर्ड सब तैयार होता है, पर मतलब उसके अकॉर्डिंग ही स्किल लेबर यहाँ काम पे रखा जाता है, जिसे मतलब सारी नॉलेज। बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिले, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है तो 75% कोटा प्राइवेट सेक्टर में सरकार करने जा रही है। हमारी जो मेटल इंडस्ट्री है, यहाँ जो काम है, यहाँ जो हमने जो युवाओं को रखना है, जो एम्प्लॉय रखना है, वो टेक्निकल लोग चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। सरकार को पहले हमारे युवाओं को स्किल्ड करे, युवाओं को। हरियाणा के रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल का आजादी के अमृत महोत्सव में अमूल्य योगदान रहा है। तो वहीं जब एएनबी न्यूज ने रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल से बातचीत की
तो उन्होंने बताया कि किस तरीके की परेशानियों का सामना जेल में बंद कैदियों को करना पड़ता था और उनके लिए रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। एएनबी न्यूज ने जस्टिस अग्रवाल से खास बातचीत की। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस दौरान लगातार जहां स्वतंत्रता सेनानियों की बात देश के कोने कोने में हो रही है और इसके अलावा अन्य तरह के आयोजन भी चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है जस्टिस SN अग्रवाल, जिन्होंने एक कार्यकाल अपना अंडमान निकोबार में बताया था। अंडमान आप जानते हैं काले पानी के नाम से जाना जाता था। इनकी भी एक बहुत बड़ी देन वहां पर रही है। हम जस्टिस साहब से स्वयं पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे कि क्या अंडमान की जो सेलुलर जेल है जिसे अब लाखों लोग साल में देखने जाते हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया था जो ऐतिहासिक बना है। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्योंकि हमें पता लगा है कि सेलुलर जेल में आपने भी एक ऐतिहासिक कदम कुछ उठाए, कुछ प्रयास किए थे जो सफल हुए। इसमें ये था कि जब मैं मई 90 में गया था वहाँ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में एज लॉ सेक्रेटरी गया था, तो उस कैपेसिटी में मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स भी था। और सेलुलर जेल बेशक 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी ये एज ए जेल ही यूज़ हो रही थी। अक्टूबर 1990 में जब वहाँ हमने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा, तो जो देशभक्त कैद हुए थे वहाँ और जो जिंदे थे उनको भी बुलाया गया था, और जो शहीद हो गए थे उनके बच्चों को या रिश्तेदारों को बुलाया गया था। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस सेलुलर जेल में हम देशभक्ति के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए हमने तसीहे सहे, आप उस जेल में शराबी क्वाबी आदमियों को रख रहे हो। तो बात मेरे को बहुत ठेस पहुंची मेरे को। और जब ये बात, क्योंकि ऐसे लोगों ने, पूर्वजों ने आज़ादी के लिए योगदान दिया था और ऐसे कष्ट सहे थे कि जो सुनना या पढ़ना भी कष्टदायी है। तो आपके कितने ठेस लगी, आगे क्या कदम उठाया इस सबको जान के? मैं फिर जब वापस अपने ऑफिस में आया तो पता करा भी भाई कोई जेल की जगह है कि नहीं है। और वो जेल की जगह मेरे को कहते कर्मचारी भी जी है जेल, तो मैंने कहा दिखा के लाओ मेरे को। वो मेरे को दिखाने के लिए गए तो मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और अंदर फाउंडेशन फिल हुई थी बिल्डिंग की। तो फिर मैंने टाइम लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला। मैंने उनको कहा कि ऐसे बात हुई थी और हमारे को बड़ा पेन हुआ था, दुख हुआ था, और आप हमारे को फंड्स दे दो, हम जेल अलग बनवा देंगे ताकि जो नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल है एज नेशनल मेमोरियल ही रहे वो। तो फिर उन्होंने मीटिंग बुला के दूसरे तीसरे दिन में ये उन्होंने कहा चीफ इंजीनियर और फाइनेंस सेक्रेटरी को कि आप इनको जितने पैसे ये मांगते हैं उतने पैसे दो ताकि जेल कंस्ट्रक्शन हो सके। मैं फिर वहाँ सबक 2 साल रहा पोर्ट ब्लेयर में। तो उस पीरियड के दौरान मैंने वो जेल बनवाई, जेल बनवा के नोटिफाई करवाई, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनागुरेट करवाया, फिर सारे कैदियों को शिफ्ट करवाया वहाँ। और एक लेडी एक रह गई थी क्योंकि लेडी विंग अभी बना नहीं था, तो बाकी तकरीबन जेल सारी खाली हो गई थी। जितने 15, 20, 25, 30 दूसरे प्रिजनर थे वो सारे नई जेल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब आज़ादी का अमृत महोत्सव की हमने बात शुरू में की थी, चल रहा है, हम ऐसे लोगों को भी याद कर रहे हैं जिनका एक योगदान है। जस्टिस SN अग्रवाल का योगदान ये है जो आज हमारा राष्ट्रीय एक धरोहर के रूप में सेलुलर जेल है, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी के परवानों ने ऐसी जो दिक्कतें, ऐसी जो एक कष्ट जिसको कह सकते हैं हम सहे, उनको जो है देश आज़ाद होने के बाद वहाँ पर आम कैदी रखे जाने लगे। तो जस्टिस साहब का जो रोल था उस जेल को, जो नियमित जो रूटीन के कैदी थे, जैसे इन्होंने बताया कि शराबी कबाबी वहाँ रखे जाते थे, लोगों के मन में टीस थी, आज़ादी के जो दीवाने थे उनके बच्चों के मन में टीस थी कि जहाँ पर उनके पूर्वजों ने शिद्दतें दी हैं, शहादतें दी हैं, कष्ट सहे हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जा रहा है। तो जस्टिस साहब की बदौलत ही सेलुलर जेल पूरी तरह से राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर बन पा। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।
चरखी दादरी जिले के माईकला गांव में चकबंदी का कार्य जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन की ओर से 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जो कि चकबंदी का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। पटवारी सोमवीर सिंह ने बताया कि चकबंदी का 30% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं चकबंदी का कार्य शुरू होने से माईकला गांव के लोगों ने खुशी जताई। उनका कहना है कि चकबंदी होने से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और आपसी जमीन से संबंधित विवाद खत्म होंगे। जिला रेवाड़ी में निजी विश्वविद्यालय कैंपस के अस्थायी लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी की ओर से स्वीकृत मासिक वेतन न बढ़ाने पर यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे लेक्चरर ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल पहले यूनिवर्सिटी के वीसी और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में इनसे वादा किया गया कि इन्हें दिसंबर 2021 में स्थायी लेक्चरर की तरह 25,000 की बजाय 57,700 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी, लेकिन इस बार भी इन्हें पुराना मासिक वेतन 25,000 ही दिया गया है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।